हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो डिजिटल। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घटना चक्र की जीके बुक से पॉलिटी का वीडियो। गाइस, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे जीके की बेस्ट बुक लगती है। गाइस, इसमें सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो आज इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, और पॉलिटी की इसलिए क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जीके में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे या तो पॉलिटी से होते हैं या फिर बायोलॉजी से। तो इसीलिए मैं आज आपको यहाँ इसका ऑडियो प्रोवाइड करा रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बुक रीड ही नहीं करूँगी बल्कि आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। तो गाइस, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कोचिंग लेना तो बहुत दूर की बात है, वो बुक भी अफोर्ड नहीं कर पाते। बस यही सोचकर मैं ऑडियो लेकर आई हूँ बुक की। और गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरी कोई टीम नहीं है, मैं सब कुछ अपने आप अकेले ही हैंडल कर रही हूँ। जैसे कि रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना और फिर अपलोड करना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए गाइस, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मैं धीरे धीरे आपको यहीं पे सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दूँगी और आपको बुक्स भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गाइस, अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो आने वाले टाइम में हमारा ये चैनल बहुत बड़ा चैनल बन जाएगा और फिर मैं अपनी एक टीम भी रख पाऊंगी। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। गाइस, मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि सेम इसी टॉपिक पे ब्लैक बुक के क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है। उसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से थ्योरी पढ़ने के बाद मेरा आपको सजेशन है, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें ताकि हैंड टू हैंड आपका रिवाइज भी होता रहे। और इसके बीच बीच में भी मैं क्वेश्चन पुट अप करूँगी जो इस बुक्स में ऑलरेडी दिए हुए हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। संविधान नियमों अथवा कानून का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। यानी कि ये बेसिकली संविधान क्या होता है, एक ऐसा रूल है या लॉ है जिसके थ्रू हम कंट्री को चलाते हैं। ठीक है, देश को संचालित किया जाता है, मतलब देश को चलाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है कि संविधान किसे कहते हैं, तो अब आपको पता चल ही गया होगा। आगे चलते हैं। भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। तो गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर हमें उसका डेवलपमेंट समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ब्रिटिश क्राउन वाला जो शासन था, वहाँ से लेके और अब तक का सारा जो भी उसमें डेवलपमेंट आया है, जो भी चेंज आया है, तो उसी के थ्रू हम सारे अधिनियम यानी सारे एक्ट समझेंगे। अब गाइस, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस ध्यान से सुनिए और फिर मैं क्वेश्चन पुट अप करूँगी। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उन क्वेश्चंस का आंसर आप ज़रूर दे पाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं। तो गाइज, हमें यहाँ पर 2 फ्लो चार्ट प्रोवाइड किए गए हैं। पहला है कंपनी के शासनाधीन पारित और दूसरा है क्राउन के शासनाधीन पारित। तो गाइज, बात दरअसल ये है कि जो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आगे पता चल जाएगा कि 1858 में एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो उसके रिजल्ट में इन्होंने कंपनी का जो शासन चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको ख़त्म करके और डायरेक्ट जो वहाँ की रानी थी एलिजाबेथ, उसका शासन अप्लाई कर दिया था। इस वजह से यहाँ पर फिर उसके हिसाब से अलग एक्ट तैयार किए गए थे, इसीलिए 2 फ्लो चार्ट है। तो पहले चार्ट में तो हम उन एक्ट्स को पढ़ेंगे, उन अधिनियमों को पढ़ेंगे जो कि कंपनी के शासनाधीन पारित यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में पास हुए थे, और दूसरा पढ़ेंगे जो क्राउन के शासनाधीन पारित यानी कि क्राउन जो था, क्राउन का जब शासन आया तो उसमें कौन कौन से एक्ट पास हुए। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये सारे के सारे जो हम पढ़ेंगे वो 1773 से लेके 1947 तक होंगे। तो पहला है कंपनी के शासनाधीन पारित। इसमें जो सबसे पहला एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो अधिनियम है उसका जो नाम है यानी एक्ट का जो नाम है वो एज इट इज़ ही रहेगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773,
दूसरा जो आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, वो 1784 में आता है। फिर इसके नेक्स्ट आता है चार्टर्ड एक्ट 1793। उसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1813। उसके बाद नेक्स्ट जो आया है चार्टर एक्ट 1833। और फिर उसके बाद लास्ट जो एक्ट आया है वो आया है चार्टर्ड एक्ट 1853। अब गाइस यहाँ पर हमने अभी तक कंपनी के अंडर में जो एक्ट पास हुए हैं उनके बारे में पढ़ा है, जो कि 1773 से 1853 तक रहे हैं। और ये जो 1853 में एक्ट पास हुआ है चार्टर्ड एक्ट, ये गाइस मैं आपको बता दूं कि ये 1858 तक रहा था। फिर 1858 में स्वतंत्रता संग्राम, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था वो हुआ था, आपको पता होगा, यानी कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था वो हमारा 1858 में हुआ था। तो उसके बाद जो कंपनी का शासन था वो ख़त्म कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, और डायरेक्ट इंग्लैंड से क्राउन शासन चलने लगा, यानी क्राउन रूल करने लगा। ठीक है, तब फिर अलग एक्ट पास हुए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्राउन के शासनाधीन पारित। तो पहला जो एक्ट पास हुआ वो था 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसको हम कहेंगे 1858 गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट एक्ट, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट जो है वो अंडर ब्रिटिश है। ठीक है, क्योंकि तब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट। उसके बाद है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, अगेन एक और इंडियन काउंसिल एक्ट था जो कि 1892 में था। नेक्स्ट है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, अगेन एक और परिषद, ये सारे इंडियन काउंसिल एक्ट हैं। उसके बाद 1990 का भारत शासन अधिनियम, ये कब है, 1919 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। पहले भी एक गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया है, वो कब आया है, 1858 में। और अभी हम दोबारा जो ये देख रहे हैं वो 1919 में आया है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। अब इसके बीच में, यानी कि 1858 से 1919 के बीच में जो एक्ट आए सारे के सारे, जैसे 1861, 1892 और 1909, ये सारे के सारे क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इस तरह आपको याद भी रहेगा। उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम, फिर अगेन एक और गवर्नमेंट एक्ट आया है, गवर्नमेंट इंडियन एक्ट। उसके बाद 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो अब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो तब आया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन फ्रीडम एक्ट। ओके, अब हम ये जो मैंने एक्ट बताए, जो मैंने कंपनी के अंडर जब रूल था, यानी कंपनी के शासन में जो एक्ट पास हुए, और साथ ही साथ मैंने क्राउन के अंडर में जो शासन था तब तो जो एक्ट पास हुए यानी अधिनियम पास हुए, उनके बारे में बताया। तो अब हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे, सारे के सारे एक्ट्स जो है अब हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, जो कि आप समझ ही गए कि वो कंपनी के अंडर है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो ये एक्ट बेसिकली ये कर रहा था कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी अपने हिसाब से, लेकिन इसके बाद अब जो ब्रिटिश सरकार थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इन पर कंट्रोल कर रही थी, इन्हें कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। मतलब अब इन्होंने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे उस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अब गवर्नर जनरल तो इंग्लिश में भी गवर्नर जनरल ही रहेगा, और उसका बस जो पोस्ट था उसका नाम चेंज कर दिया और उसको 4 मेंबर दे दिए जो उसकी हेल्प करेंगे उसके काउंसिल में। ठीक है, उसके काउंसिल में उसको 4 अलग से सदस्य यानी 4 मेंबर उसे प्रोवाइड कराए गए। नेक्स्ट पॉइंट है, इस व्यवस्था के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस व्यवस्था के तहत
मद्रास एवं बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, उसके अंडर में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर भी आ गए, ठीक है, उनको भी वही देखने लगा। तो प्रेजेंट में मद्रास का नाम क्या है? चेन्नई, क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल यानी कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट लाया गया, ठीक है, स्टैब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी कि उसमें एक तो चीफ जस्टिस था और दूसरे नॉर्मल जस्टिस थे। उसके बाद यहाँ पर एक नोट दिया गया है, ठीक है। इस उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, यानी कि इनके जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? एलिजा इम्पे। जब 3 अन्य न्यायाधीशों में तो बाकी के जस्टिस कौन थे? चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। तो गाइस फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और अन्य संबंध समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। तो अब ये जो एक्ट आया ना 1773 का, इसकी वजह से जो गवर्नेंस ऑफ कंपनी था उसको कंपलसरी हो गया कि वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे। एक न्यूज़ उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी। पहले तो वो अपना कानून चला रहे थे, उनका खुद का राज चल रहा था कंपनी का, लेकिन जब 1773 का एक्ट आया है, रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसके बाद वहाँ पर ब्रिटिश सरकार की चलने लगी। अब इसके बाद आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था? 1781 में आया था ये। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट की कंपनियों को दूर करने के लिए लाए गए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो जब ये वाला एक्ट आया ना, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो एक्ट है, इसके तहत जो कलकत्ता की गवर्नमेंट थी उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा नए रूल्स और प्लान्स बनाने के लिए कहा गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब नेक्स्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या था? इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। अब क्या है कि अभी तक कंपनी और ये मिलके काम कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जो भारत की कंपनी थी ना, उस पर फुल कंट्रोल हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अभी तो ये था कि वो न्यूज़ पहुंचाते रहते थे, लेकिन अब फुल गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया कंपनी पे। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। यानी कि अब जो कंपनी है ना, उसका जो पॉलिटिकल और जो बिजनेस वर्क यहाँ पे चल रहा था, उन दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया गया। भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो जहाँ जहाँ भी कंपनी का कंट्रोल था ना, जहाँ पे रूल कर रही थी कंपनी हमारे भारत में, उसको माना गया कि अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई है इस एक्ट के बाद। अभी तक ये डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा था, अभी तक 2 जो एक्ट आए हैं उसमें डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा था, लेकिन अभी डायरेक्ट कहा जाने लगा। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, यानी डुअल गवर्नमेंट की। और इस पर क्वेश्चन भी आया है, देख लेना आप। हाँ, ब्लैक बुक का जो मैंने वीडियोस में दिया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और गाइस, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं ब्लैक बुक का बता दूँ कि एक बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें ना सारे क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं ये भी दिया हुआ है, इसलिए मैं क्वेश्चन उसमें से लेती हूँ। सारे क्वेश्चन मैं उसमें से करवाऊँगी धीरे धीरे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो हम पढ़ रहे थे भारत में द्वैध शासन कब आया है? 1858 में, यानी डुअल गवर्नमेंट चलने लगी 1858 में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख के लिए निर्देश मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अनुमति मिली।
यानी कि जो ट्रेड और कमर्शियल वर्क चलता था, ट्रेड और कमर्शियल, तो उसके लिए इनको परमिशन मिल गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, यानी कि निर्देशक मंडल को। समझ में आ रहा है? वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख के लिए निर्देशक मंडल को अनुमति मिली, जबकि राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। यानी कि अब सीधी सीधी बात यह है कि कंपनी जो थी वो पॉलिटिकल जो मसले हैं उन्हें नहीं देखेगी, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर चले गए। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फिर इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हाजिर है। 1773 के एक्ट के तहत स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1773, ये आपको आंसर देना है। अगर अभी तक आपने वीडियो ध्यान से सुना है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे पाएंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको भारत के प्रथम, मतलब यहाँ पर आपको दिया है कि अब तक स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो भी गवर्नर या गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के, उन सब के बारे में, तो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल के गवर्नर, तो ये बंगाल का गवर्नर था और 1758 से 60 तक रहा। फिर इसके बाद 1765 से 67 तक भी रहा, ठीक है। तो ये बंगाल का गवर्नर। उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में मैं वैसे तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स अंतिम गवर्नर जनरल था जो 1772 से 74 तक रहा, लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि पोस्ट का नाम चेंज कर दिया था, उसे गवर्नर जनरल से बना दिया था। मतलब गवर्नर था पहले पोस्ट का नाम, फिर गवर्नर जनरल हो गया। तो अब भी वह वॉरेन हेस्टिंग्स इन पर्सन तो सेम रहा ना, इन्होंने खाली पोस्ट का नाम बदला। तो फिर वो 74 से 85 तक अब क्या कहलाए जाने लगा? वो गवर्नर जनरल कहलाए जाने लगा, क्योंकि पोस्ट का नाम चेंज हो गया। उसके बाद आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या था? लास्ट गवर्नर जनरल था। इसके बाद गवर्नर जनरल की भी पोस्ट खत्म हो गई थी, तो वो है 1828 से 1833, ठीक है, 1828 से 1833 बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। अब देखिए, 1833 से लेकर के 1835 तक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो अभी तक ये जो गवर्नर जनरल था वो बंगाल के चल रहे थे, ठीक है ना। अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गया। 1833 से 1835 तक रहा पूरे इंडिया का, ठीक है। तो अभी तक, और ये पहले बंगाल का भी रह चुका है 1828 से 1833 तक, ये भी मैं आपको बता दी। अब इसके बाद जो बनने लगे ना, वो खाली बंगाल के नहीं, पूरे भारत के बनने लगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1856 से 1858 कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो यानी कि अभी गवर्नर जनरल की पोस्ट को भी ख़त्म किया जा रहा है। गाइस आप सुनते जाइए, मैं एंड में सारा एक साथ फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, मतलब फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगी। इसके बाद क्या हुआ कि जो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय, वो भारत का पहला वायसराय बन गया, क्योंकि जो पोस्ट थी वो ख़त्म कर दी गई, ठीक है ना। मतलब वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा, फिर इस पोस्ट को ख़त्म कर दिया, वो वायसराय बन गया। ये ठीक वैसा ही है जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स के अभी मैंने केस में बताया था कि वो पहले गवर्नर था, वो जो 1772 से 74 तक गवर्नर रहा, और गवर्नर की पोस्ट को ख़त्म करके उस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल बन गया, क्योंकि पोस्ट का नाम चेंज हो गया। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो लॉर्ड कैनिंग है, उसके केस में भी ऐसा ही हुआ कि पहले वो गवर्नर जनरल था, क्योंकि गवर्नर जनरल के नाम से पोस्ट चल रही थी, फिर उसका नाम चेंज कर दिया, वो पहला वायसराय बन गया। अब इंसान तो सेम है, पोस्ट के नेम चेंज है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो मार्च 1947 से अगस्त 1947 इस बीच भारत के अंतिम वायसराय रहा हूँ, भारत का अंतिम वायसराय, ठीक है।
फिर अगस्त 1947 से जून 1948 तक स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना, क्योंकि अभी हेल्प चाहिए थी इंडिया को, अभी अभी तो वो आज़ाद हुआ था ना, तो चीज़ें समझने के लिए, इसलिए तब भी वही भारत का वायसराय बना रहा। उसके बाद सी राजगोपालाचार्य जो थे वो जून 1948 में से जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल रहे। तो इसके बाद हमारे यहाँ से गवर्नर जनरल की पोस्ट ही ख़त्म कर दी गई थी। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई ये वीडियो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मैं मिलती हूँ अगले आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।